ज्ञात करिए। मूल ज्ञात करिए मतलब जो है वही उसको हल करके उसका जो है मान बताना है द्विघात समीकरण का। ठीक है, मूल ज्ञात करनी करिए अक्सर पूछता है, इससे समझ लीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल, और फिर आप अगर 10वीं पास के बाद कोई भी जो है इंट्रेंस एग्जाम देते हैं जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, उन सब में भी इससे आपका जो है ये क्वेश्चन फिक्स है। देख लीजिएगा आप जो है द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, और वह समीकरण हमको दिया है। ठीक है, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दिया 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये द्विघात समीकरण दिया, तो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया द्विघात समीकरण को हल करना, बीच वाले को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जब आगे कुछ आ गया, ठीक है, x² का गुणांक अगर आ गया, x² का गुणांक आ गया तो इसका कांस्टेंट के साथ गुणा। ठीक है, कांस्टेंट यानी जो क्या कहते हैं, नियतांक। ठीक है, नियतांक यानी जो फिक्स रहता है, निश्चित वैल्यू। अब इसके साथ कोई वेरिएबल तो लगा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, निश्चित वैल्यू है। तो इसका देखिए इसके साथ है x² के गुणांक का गुणा, अब यानी देखिए 12 हो गया, 6 का 2 में गुणा 12। तो बीच वाले को ऐसे हमें 2 पार्ट में जोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर जो है ये वाला आ जाए, और जो गुणा करने पे हमारा जो है लास्ट वाला आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे 12 मान लिया, हमने यहाँ पे 12 लाना है। ठीक है, गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो देखिए 12 का फैक्टर करते हैं 6, फिर यहाँ पे देखिए 3, फिर 3 से 1। अब देखिए तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 और 3, 4 माइनस 3 1। ठीक है, 4 माइनस 3 1, तो एक x भी आ गया, फिर 4 × 12, तो तुरंत हमारा फैक्टर बन गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए फिर माइनस यहाँ पे 4x। अब यहाँ पे एक चीज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस माइनस का कैसे ध्यान में रखते हैं। ठीक है, -2 = 0। अब यहाँ पे देखिए मैंने -4x + 3, ठीक है, हमें जब घटाना ही है तो मैं +4x - 3x भी लिख सकता था। 4x में से 3x घटाते तो x आ जाता हमारा, लेकिन -x नहीं आता। ठीक है, हमें साइन का भी ध्यान में रखना है, चिन्ह को भी ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें -x लाना है, तो -x लाने के लिए -4x + 3x। ठीक है, यानी 4x जो है, जब माइनस वाला आप जानते हैं कि जो बड़ा रहता है उसी के साइन आगे का साइन लगता है, -4 + 3। तो ये तो पक्का प्लस माइनस अपोजिट साइन हमेशा घटता है, तो घट के 1 आएगा। अब देखिए अब उस घटाने के बाद देखते हैं दोनों से बड़ा कौन है। 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसी के आगे का साइन, 4 के आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, उसी तरह इसमें भी 4x में 3x घटेगा और इसमें 4x बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो -x, यानी ये हमारा आ जाएगा। इसीलिए -4x + 3x लिखेंगे, +4x - 3x नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी -4x के आगे माइनस करेंगे, 3x के आगे प्लस, तो घटेगा भी और -x आ भी जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणा करने पे देखिए 4 × 12, प्लस माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस, देखिए यहाँ पे -12 एकदम आ गया हमारा। ठीक है, मैंने बताया कि x² का जो के गुणांक का इस कांस्टेंट में गुणा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है गुणा करें 12, अब यहाँ पे मानेंगे कि 12 है, तो हमें जो है गुणा करके 12 लाना है, 2 नहीं लाना है। तो देखिए आगे अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब कॉमन आपको निकालना है। तो कॉमन देखिए पहले तो जो है x दोनों में है, तो x कॉमन है। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 6 को भी भाग दे सकते हैं, 4 को भी, 2 भी देखिए कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो देखिए 3x बचेगा, 3x, फिर माइनस, अब 2x इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे +1, फिर +1, यहाँ पे देखिए +1, फिर यहाँ पे देखिए 3x - 2, ठीक है, बराबर 0, 3x - 2 बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए 3x - 2, फिर यहाँ पे 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जो दोनों ब्रैकेट में आता है उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो बाकी बचता है वो दूसरे ब्रैकेट में, 2x + 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए मूल ज्ञात करें, यानी x का मान निकालना है। द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे। ठीक है, यानी इसके 2 मूल आएंगे, वही दोनों मूल का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे अब इसको 0 के इक्वल करेंगे, पहले वाला भी 0 के इक्वल, फिर दूसरा वाला भी 0 के इक्वल। यहाँ पे देखिए 3x - 2 बराबर 0 हो तो 3x बराबर 2, तो यहाँ से देखेंगे आप x बराबर 2/3,
ठीक है, यक्स का एक मान आ गया, यक्स का एक मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर भी 0, दूसरे इक्वल टू भी 0 करेंगे तो यहाँ पे 2x बराबर प्लस 1 है, तो दूसरे साइड जाके बराबर के जब भी दूसरे साइड जाता है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे -1, यहाँ से देखिए x बराबर -1/2। तो अब देखिए इस जो है इस द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए, x बराबर 2/3 है कामा -1/2। ठीक है, दो मूल आ गए आपके, यही दोनों इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। फिर तुरंत बिना देर किए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब वीडियो को पास करके इसको लिखिएगा जरूर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लिखते हुए चला करिए। चलिए मैं मूल वाला एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी जो शब्दों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम कैसे समीकरण के रूप में बनाएंगे, वही आपको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले भी वीडियो में मैं वो बताया हूँ, उस पर जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मूल वाला मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इधर जगह है, इसको भी रहने देता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, और इधर मैं एक और बता दे रहा हूँ मूल ज्ञात करने वाला, जैसे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। अब देखते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। अब देखिए इस टाइप का आ गया, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको जब इसके नीचे 8 है तो देखिए हम पूरा को जो एलसीएम के माध्यम से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 8 का इन सब में गुणा करेंगे, फिर नीचे 8 आएगा पूरा के, तो 8 का जो है इधर हम गुणा करके 8 को हटा देंगे, यानी नीचे वाला हटा देते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो ये हर को हटा के बस अंश के जो ऊपर वाले को लिखेंगे तब आसान हो जाएगा। अब देखिए 8 का 2 में गुणा 16x स्क्वायर माइनस 8 का इसमें गुणा 8x प्लस 1। अब देखिए पूरा के नीचे 8 आ गया। आप जो है ये तो सिंपल सी चीज़ है, छोटे बच्चों वाला नीचे 1 लिख के जो है एलसीएम लेके जैसे आप जो है हल करते थे, लसपा लेके, लसपा 8 आया, फिर जो है इससे 8 को भाग दिए, फिर उसका जो है ऊपर वाले में गुणा अंश में, तो देखिए इतना आ गया। अब ये जो है 8 पूरा के नीचे आ गया, तो अब 8 का आराम से इधर गुणा हो सकता है, जैसे समीकरण को हल करने के लिए वज्र गुणनखंड होता है, यानी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, तो 1 का इसमें गुणा, फिर जो है 8 का 0 में गुणा, तो बस मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखिए इतना ही आएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, 8 का 0 में गुणा 0, यानी बस इतना ही केवल बचेगा। ठीक है, इतना ही बचा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए फिर मैंने जो इसमें बताया, अब ये जो x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका कांस्टेंट के साथ गुणा, 16 हो गया यहाँ पे, तो हमें 16 लाना है। ठीक है, 16 लाना है, तो 16 लाने के लिए देखिए अब क्या करेंगे, 16 लाना है गुणा करने पे, तो 16 का फैक्टर, आप उसका ये तो डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ 4 और 4 बनेगा। ठीक है, आप भी छोटे नंबर का बता सकते हैं, लेकिन और बड़ा आ गया, ठीक है, 32 आ गया, 64 आ गया, 60 आ गया, 80 आ गया, तो उसका कैसे करेंगे, उसका जो है आप इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ये तो छोटा आप जो है ऐसे भी बता सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 से 1। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम खाली 2 लें और उसके बाद जो बचा 2 दूना 4 दूना 8, 2 और 8 लें तो 8 दूना 16 तो आएगा, लेकिन 8 और 2 को न जोड़ने पे 8 आएगा न घटाने पे। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही सबको लाइन से लेके, अब देखिए इन दोनों को एक साथ अगर ले लें 2 दूना 4, तो अब देखते हैं कि फिर 2 दूना 4 बचा है, तो अब देखेंगे 4 और 4 जोड़ने पे 8 और 4 और 4 का गुणा करने पे 16। ठीक है, इस तरह से आ गया, बस आ गया। नहीं आता तो और हम ऐसे करते, 3 को एक साथ लेते हैं, फिर 1 को लेते हैं, ऐसे ऐसे करके जाएंगे। आप देखेंगे इसी में से जो है एक ऐसा पेयर बन जाएगा जिसको जोड़ने पे बीच वाला और गुणा करने पे लास्ट वाला आ जाएगा। इसी में से जो है इस फैक्टर में से एक पेयर बनता है। तो यहाँ पे देखिए बन गया 16x स्क्वायर माइनस, अब 8x को माइनस 4x माइनस 4x, ये माइनस माइनस क्यों लिख रहा हूँ ये भी मैंने यहाँ पे बताया, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ेंगे तभी माइनस 8x आएगा। अगर मैं प्लस 4x लिखूं तो 4 4 8x तो आएगा, लेकिन प्लस 8x आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि साइन का भी ध्यान में रखना है, साइन को ध्यान में रखते हुए करना है। तो हमें माइनस 8x लाना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 4x माइनस माइनस जोड़ता है तो उसका रिजल्ट माइनस में आता है, -4 और -4 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट -8 आएगा। तो -8x और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाता है, तो हमारा प्लस 16 भी आ जाएगा। तो बस अब इन दोनों में इतना जहाँ ब्रेक कर लिए 2 पार्ट में, आपका समझ लीजिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये दोनों में जो कॉमन है उसको देखेंगे, 4x पूरा कॉमन है, 4x यहाँ भी है
और 4 से 16 को भाग हो ही जाएगा और यक्स है ये है इसमें भी, ठीक है, दोनों में यक्स है। तो यहाँ से देखेंगे 4 यक्स, 4 यक्स कामन, 4 से 16 को भाग देंगे तो 4 बचेगा, फिर यक्स से यक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो यक्स, फिर यहाँ पे देखिए -1, फिर यहाँ पे देखिए -1, फिर यहाँ पे अब ठीक है इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 कॉमन लिया, जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे +4x। अब जानते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता तो अंदर सभी का साइन चेंज हो जाता है, +1 से -1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, -1 का अंदर गुड़ा तो -4x, फिर -1 का -1 में गुड़ा तो +1, यानी हमारा पहले वाला आ जा रहा है, यानी इसके इक्वल टू इतना ही होगा, ये सही है। अब यहाँ पे देखिए 4x - 1 4x - 1, जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन रहता है उसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे बताया। देखिए 3x - 2 3x - 2, जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन था उसको हमने एक में कर दिया, जो बचा उसको दूसरे में। अब देखिए यहाँ पे वही फिर से बच रहा है 4x - 1, 4x - 1 दोबारा भी बच रहा है तो बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है कि बस इसके इक्वल टू 0 करके इसका जो है मूल निकालते हैं, यानी इसका हल निकालते हैं, यक्स का मान। तो यहाँ से देखिए 4x बराबर 1 हो गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा यक्स बराबर, यहाँ देखिए 4 यक्स के साथ गुणा में है तो इधर भाग में 1/4, तो ये दूसरा भी वही है, तो यानी जो है दूसरा भी यक्स का मान 1/4 ही आएगा। तो इस देखिए इस द्विघात समीकरण के दो मूल 1/4 और 1/4 है, यानी दोनों मूल बराबर हैं। तो देखिए ये दोनों मैंने बता दिया। इसके बाद आप कोई भी द्विघात समीकरण को जो है एकदम मैंने पूरा लाइन बाय लाइन मेथड वाइज सब कुछ बताया, आप जो इसके बाद जरूर कर लेंगे कोई भी द्विघात समीकरण है। आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आपको जो है नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूरा वीडियो देख लीजिए, आप फिर से पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको गारंटी है कि पक्का आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो आपको अच्छा लगा तो बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि अपने अधिक से अधिक दोस्तों को, जितने लोगों को आप जानते हैं कि आपके क्लासमेट हैं, आपके साथ मैथ पढ़ते हैं, सभी को शेयर करिए हमारे वीडियो, सभी को शेयर करिए। अब मैं आपको जो है कुछ शब्दों वाले जैसे वर्ड प्रॉब्लम होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में भी देखिए बहुत सा, उसी में तो मेन आपको समझना रहता है कि कैसे इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे, समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो बस वही चीज है, ये तो द्विघात समीकरण को जैसे ब्रेक कर रहे थे वैसे ही कि जोड़ने या घटाने पे जो है वो आना चाहिए जो बीच में रहता था, गुणा करने पे जो लास्ट में वो, तो इसी तरह इसमें भी ये जोड़ने या घटाने पे योगफल का है, यानी इसमें जोड़ने पे खाली, घटाने से मतलब ही नहीं है। तो जोड़ने पे 27 आया और गुणा करने पे जो 182, तो बस आनी गुणा करने पे 182 आ रहा है तो 182 का ही हमें फैक्टर करना है, 182 का ही फैक्टर करना है। 2 से करेंगे तो 91, फिर अब देखते हैं 3 से तो होगा ही नहीं, फिर 7 से अगर काटेंगे 7 से हो जा रहा है, देखते हैं 7 एकम 7 7 त्रिक 21, फिर यहाँ से 13 से ही होगा। अब देखिए इसका हमें क्या लाना है, जोड़ने पे 27 है, ठीक है। अगर 7 दूना 9 लेते, सॉरी दोस्तों 7 दूना 14, 14 13 आ तो गया, तुरंत देखिए आ गया, 14 13 27 होता है, जोड़ने पे 27 भी आ रहा है और 14 और 13 का गुणा करने पे 182 भी आ गया, तो बस हो गया। तो वह दो संख्याएं क्या होंगी आपकी, 14 और 13 होंगी। देखिए तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। और एक वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक और वर्ड प्रॉब्लम देखिए त्रिभुज से रिलेटेड, इसी बहाने आपको जो है त्रिभुज के बारे में भी पता चलेगा। एक साथ देखिए कई चीजों के बारे में आपको बताते चल रहा हूँ। अब देखिए एक त्रिभुज का क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, मैंने बताया था कि जिससे तुलना की जाए उसी को हम जो है सपोज करते हैं, उसी को मानते हैं जिससे। अब देखिए ऊंचाई जो है आधार से, यानी आधार से तुलना की जा रही है कि आधार से ऊंचाई कम या ज़्यादा क्या है। अब देखिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता चल गया कि किससे तुलना की जा रही है, आधार से तुलना की जा रही है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण इसमें दे दिया है, कर्ण फिक्स है, वो किसी से कम ज़्यादा नहीं है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, कर्ण की लंबाई ही दे दिया, उसको किसी से तुलना नहीं किया है। कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दिया है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि एक कोण जो है सीधा रहेगा 90 अंश का, एक कोण 90 अंश का बनेगा ऐसे समकोण त्रिभुज, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 अंश का बनता है समकोण त्रिभुज में। अब इसमें कर्ण दे दिया, आप जानते ही हैं जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वही कर्ण रहती है। कर्ण इसमें 13 सेंटीमीटर का दिया है, और देखिए ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बस यहाँ पे आप देखिए आधार से तुलना किया, तुरंत हम उसको मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि माना आधार एक्स वाई जेड, आप जो भी मानना चाहे मान सकते हैं, माना आधार बराबर एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, जब क्योंकि जिससे तुलना किया हम उसको मानेंगे तभी ना, जिसकी तुलना किया है। ठीक है, जिसकी तुलना किया कैसे तुलना किया उसी हिसाब से हम उसको बना लेते हैं प्रश्न के अनुसार। अब आधार एक्स माना तो ऊंचाई हमारा दिया है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यानी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर छोटी है, तो बस तो ऊंचाई हो जाएगी तब जब आधार एक्स है तब ऊंचाई। ठीक है, यानी हम आधार के अनुसार ऊंचाई इसमें लिखेंगे, तो इसीलिए लिखेंगे तब ऊंचाई, यानी जब आधार एक्स है तब ऊंचाई। ठीक है, तब ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि हमें दिया है प्रश्न में कि जो है वो आधार जो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार जब x है तो ऊंचाई जो है उससे में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे। जैसे कि अगर आधार 10 है तो ऊंचाई 10 में से 7 घटा देंगे, 3 हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी इसमें। तो बस आपको बस ये पता करना है कि हमें मानना किसको है, मानना किसको ये पता कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। जिससे तुलना की जा रही है, ऊंचाई की तुलना आधार से की जा रही है कि जो है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जब आधार को हम कुछ मानेंगे तभी ना उसमें से 7 घटा देंगे, वही ऊंचाई हो जाएगा। तो बस अब देखिए इतना हमारा बन गया, और कर्ण भी दिया ही है। तो अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज में एक चीज जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर चलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर देखिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम आप याद रखिए, ये समकोण त्रिभुज में ही लगता है, जब एक कोण 90 अंश का हो तभी पाइथागोरस थ्योरम लगता है। आप 9 में भी पढ़े हैं इस पर। ठीक है, इस पर बहुत से क्वेश्चन भी पढ़े हैं, 9 में भी पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे। यानी जो बड़ी भुजा इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं कि जो है स्क्वायर के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं का स्क्वायर करके योग करेंगे, पहले दोनों भुजाओं का स्क्वायर फिर उनका योग करेंगे, तो जो कर्ण है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर बराबर, देखिए आधार, आधार हमारा क्या है x है, यानी x का स्क्वायर प्लस देखिए आधार प्लस, ठीक है, लंब, लंब यानी ऊंचाई। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यही होता है आधार लंब कर्ण। ठीक है, अब इसी को चाहे आप ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए, समकोण त्रिभुज में यही रहता है आधार लंब कर्ण, जिस पर जो है कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वही कर्ण रहता है, और बाकी लंब और आधार चेंज होता रहता है। ठीक है, कोण यहाँ पे देखिए बन रहा है, कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो आधार है ये लंब है, अगर कोण यहाँ पे बने तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आधार और लंब चेंज होता है और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो देखिए हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई है, लंबाई इसकी है, लंब है, तो ये हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, लंब ये पूरा है x माइनस 7 है तो इसका स्क्वायर। अब इसको देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर देखिए x स्क्वायर प्लस, अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का, ये आप जानते ही हैं, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, यानी 49 माइनस 2ab, तो देखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी का मान, देखिए माइनस मैंने पहले ही लगा दिया। ठीक है, प्लस होता है प्लस 2ab, तो ये माइनस की वजह से b का मान माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे मैं खाली केवल 7 लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस 2ab, क्योंकि मैंने फार्मूला ही पहले बता दिया माइनस 2ab। अगर प्लस 2ab करेंगे तो जो है माइनस वाले में यहाँ पे b का मान माइनस रखते हैं तो फिर इसे यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो मैं पहले से ही माइनस कर दिया हूँ। 169 बराबर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, इसको मुझे जोड़ देना चाहिए था, चलिए अब अगली लाइन में जोड़ेंगे, दोनों एक्स स्क्वायर है जोड़ के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 49 माइनस 7 दूना 14x। देखिए मैं एक एक लाइन आपको हर एक चीज़ बताते चलता हूँ, चाहता तो मैं यहीं पे डायरेक्ट 14x लिख देता, लेकिन मैंने एकदम फार्मूले के अनुसार जो 2ab होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, बी का मान माइनस 7 है तो मैंने
माइनस जो है इस प्लस में -7 माइनस का गुणा हुआ तो माइनस आएगा, मैंने पहले ही माइनस कर दिया इसीलिए यहाँ पे खाली 7 लिखा है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ दिया जाए, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब देखिए +49 -14x। यहाँ पे देखिए सबको एक तरफ करके बराबर 0 के इक्वल करते हैं इस समीकरण को, 2x स्क्वायर -14x +49। अब देखिए ये बराबर के इधर आ रहा है, ठीक है, जिधर ये देखिए 2x स्क्वायर -14x +49 है उसी साइड हम इसको भी ला रहे हैं, तो ये देखिए प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर -169। अब बराबर 0, ठीक है, इधर से अब कुछ नहीं बचा तो 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर -14x। अब इसको देखिए घटेगा 9 - 9 0, फिर यहाँ पे 16, 6 - 4 2 120। अब देखिए माइनस वाला बढ़ा तो -120 बराबर 0। अब देखिए नीचे आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, मैं इधर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 2x स्क्वायर आया है हमारा -14x, फिर -120 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 सब में कॉमन है, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, 120 भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हमने 2 से भाग दे दिया पूरा में, 7x बचेगा -60 बराबर 0। अब देखिए अब फिर यही काम करना, 60 का आपको गुणनखंड करना। देखिए पहले छोटा वाला रहता था तो तुरंत पता चल जाता था, अब देखिए इसको करना पड़ेगा, ठीक है, गुणनखंड करके आपको निकालना पड़ेगा। 60 का गुणनखंड करेंगे तो भी तभी हमें पता चलेगा कि बीच वाले को किस 2 पार्ट में ब्रेक करना है, किस में। तो यहाँ पे देखिए 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 3 से 5, फिर 5 से 1। तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया, ठीक है, 2 दूना 4 3 12 5 60, ठीक है। 60 का ही गुणनखंड है तो गुणा करने पे हमेशा 60 ही आएगा। अब हमें बीच वाला भी लाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, अगर हम लेते हैं 4, ठीक है, 4 और फिर क्या क्या बचा, 3 5 15। तो देखेंगे 15 - 4 11 आएगा, ठीक है, 15 चौके 60 तो आ जा रहा है, लेकिन जो है हमारा 7x नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं 2 दूना 4 3 12 लेते हैं, 12 और बचा 5, तो 12 - 5 देखिए 7 आ गया, 12 5 60 बन गया ना। इसीलिए जो है आप तुरंत इसका गुणनखंड किया करिए, उसी से बन जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा पता चल गया कि इस 2 पार्ट में ब्रेक करना है। इसको हम करेंगे -12x। अब देखिए -12x तो प्लस, अपने से यहाँ पे आपको प्लस माइनस समझना है, बस सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम यहाँ भी मैं -x कर देता -5x तब तो जुड़ जाता, 12 5 17x हो जाता, -17x। लेकिन यहाँ पे देखिए -12x + 5x मैंने लिखा ताकि घट के 7x आए। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे प्लस और यहाँ भी माइनस कर सकता था, 12x - 5x तब भी 7x आता, लेकिन -7x नहीं आता, ठीक है। -7x आने के लिए जो है माइनस वाला वैल्यू बड़ा रहना चाहिए। अब इसमें देखिए 5 और 12 में 12 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो इसीलिए -7x आएगा घटने के बाद। तो इस तरह से आपको एकदम माइनस प्लस का ध्यान में रखते हुए, और देखिए माइनस और प्लस का गुणा भी करेंगे तो 12 5 60 -7 आ जाएगा, -12 और +5 का गुणा तो -7। तो एकदम जो है साइन वाइन सब कुछ सही है, यानी हम जो है 7x को इन्हीं 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, -12x + 5x में। अब इन दोनों में कॉमन, तो देखिए केवल x कॉमन है, बचा x -12। अब यहाँ पे देखिए 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है, 12 बार में, तो यहाँ पे 5 कॉमन है। आपका जो है बीच वाले यही सही पार्ट में तोड़े रहेंगे तो हमेशा जो है एक चीज़ कॉमन रहेगा कि दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, ठीक है, इसमें दोनों ब्रैकेट में रिजल्ट सेम आता है। 5 कॉमन करने के बाद देखिए x माइनस, अब 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12, देखिए x -12 x -12 दोनों ब्रैकेट में सेम आया। तो एक चीज़ हमेशा रहता है कि आप बीच वाले को सही 2 पार्ट में ब्रेक किए हैं तो हमेशा जो है लास्ट में =0 आएगा, बराबर 0 तो है ही पहले से, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएगी, जैसे x -12 x -12, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आता है। तो जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन रहता है उसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ये सब तो आप जो है आप समझ ही चुके हैं। बाकी जो बचता है x है +5 है, दूसरे ब्रैकेट में हो गया, फिर बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे कि अब x -12 बराबर एक बार 0 करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल गया कि x बराबर 12 आएगा, ठीक है, x का मान 12। अब उसी तरह x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। तो देखिए
इस जो है इस द्विघात समीकरण के मूल 12 और -5 है। सॉरी, इसमें तो हमें जो है मूल भी कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने पे जो आता है वो उसका मूल रहता है, लेकिन इसमें त्रिभुज का भुजा पूछा है। ठीक है, तो 12, 1 मिनट रुकिए, इसमें कुछ गलत हुआ है। अब देखिए, पाँच कॉमन लेते हैं तो 7x + 60, यहाँ पे हम मेरे हिसाब से +60 आना चाहिए क्या, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं। 49 है, a² + b² - 2ab, -12x + 5x। अब 5x कॉमन लिए तो x - 12, यहाँ पे x कॉमन लिए तो x - 12। अब x - 12 x + 5 बराबर 0, x बराबर, देखिए यहाँ से 12 आया, दूसरा 5। अब देखते हैं 12 - 7 तो +5 आना चाहिए। ठीक है, हमने आधार जो है x माना है, तो देखिए आधार, हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि x की तो एक ही वैल्यू है। ठीक है, x की तो एक ही वैल्यू आएगी। तो देखिए, आप हमेशा जानते हैं, ये पहले पढ़े होंगे 7, 8 से जब भी लंबाई चौड़ाई की बात होती है तो आप एक चीज़ सुने होंगे कि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए कि आप कितना भी छोटा लंबाई करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई रहेगी, या तो एकदम नहीं लंबाई है तो 0 है, 0 से कम क्या होगा। ठीक है, या तो लंबाई है या नहीं है, 0 है, 0 से कम कभी ऋणात्मक लंबाई अब क्या होगा। आप जो है इसको कल्पना करिए, अपने क्लास में भी अपने टीचर से पूछिएगा कि लंबाई क्या ऋणात्मक हो सकती है, हो ही नहीं सकती। आप भी सोचिए कि किसी भी चीज़ की लंबाई अगर थोड़ा सा भी है तो कुछ ना कुछ तो लंबाई रहेगी, दशमलव में ही रहेगी, पॉइंट में ही रहेगी, लेकिन समथिंग कुछ तो रहेगी, लेकिन जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसमें यक्स वाली वैल्यू जो है 12 है। ठीक है, यानी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, धनात्मक वाली। तो धनात्मक वैल्यू लेंगे तो इसमें देखिए x का मान 12 है, 5 नहीं है, और दूसरा वाला तो हमें इसमें रख के निकालना है, दूसरा वाला हमें इसमें रख के निकालना है। मैं इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो यहाँ से देखिए मैं त्रिभुज को ही मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो अभी आपके काम का है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, त्रिभुज को यहीं पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए x का 2 मान हमारा आया, x बराबर 12 और -5। तो जो है लंबाई चौड़ाई किसी चीज़ की तो कभी ऋणात्मक हो ही ना सकती, तो x बराबर 12। मैं सोच रहा था कि जो है दोनों मान लेंगे तो दूसरा मान तो जो है 12 में से 7 कम यानी 5 आना चाहिए, -5 आ रहा है, तो हमें इससे तो लेना ही नहीं, इसमें से तो एक ही लेना है। अब उसको इसमें रखेंगे, इसमें रखने पे खुद ही दूसरा मान आ जाएगा। जो x बराबर 12 आया, अब फिर आप देखेंगे कि x हम किसको माने हैं, आधार को माने हैं, आधार x सेंटीमीटर, तो यानी जो हमारा 12 सेंटीमीटर आया ये क्या है, त्रिभुज का आधार आ गया। 2 भुजा पूछा था, एक तो कड़ हमें दे दिया था 13, अन्य 2 भुजा पूछा था, तो उसमें से एक आ गया, आधार 12 सेंटीमीटर। अब अगला देखिए ऊंचाई, ऊंचाई के लिए भी कंडीशन दिया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 - 7, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी 12 है आधार, उसमें से 7 कम कर देंगे, बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे आपको जो है बहुत सी चीज़ें आपको घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकता है कि किसी की कमरे की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और जो है उस कमरे का क्षेत्रफल मान लीजिए दे दिया 60 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई पूछ दें। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई पूछ दें तो तुरंत आप फार्मूले के आधार पर ये चीज़ पहले जो है इसको एकदम नोट करके अपनी कॉपी पे कहीं इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि किससे तुलना कर रहा है, जिससे तुलना की कर रहा है उसी को हम सपोज करेंगे, उसी को मानेंगे। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि जो कमरे की लंबाई चौड़ाई से जो 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर अधिक है। ठीक है, तो किससे अधिक है, किससे हम तुलना कर रहे हैं, चौड़ाई से, चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है लंबाई, तो किसकी तुलना कर रहे हैं, ये नहीं मतलब किससे तुलना कर रहे हैं, किससे, चौड़ाई से तुलना कर रहे हैं, तो चौड़ाई से तुलना कर रहे हैं, तो उस वाले क्वेश्चन में चौड़ाई को x मानेंगे, चौड़ाई को x मानेंगे, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो x + 10 हो जाएगी। अब देखिए क्षेत्रफल दिया, कुछ न कुछ कंडीशन दिया रहता है, क्षेत्रफल दिया अगर 60 दे दिया है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई जो है हमारा x + 10 आया है,
और चौड़ाई हम x सपोज किए हैं, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पे 60 दे दिया है। अब इसी को देखिए आप हल कर लेंगे, x का अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का 10 में करेंगे तो 10x, 60 को इधर कर लेते हैं -60। देखिए आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ऐसे बहुत जो देखिए आपको लंबाई चौड़ाई कुछ दिया नहीं है कि कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है, केवल कंडीशन दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया, उसी से आप देखिए द्विघात समीकरण बना लिए। द्विघात समीकरण को हल करके आप उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजीली हो जाता है। मैथ के एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, आपका कहीं ना कहीं उसका यूज, अब जिस दिन आप समझ जाएंगे कि इस चीज़ का यहाँ पे यूज है, हम इस मेथड को लगा के जो है अपने रियल लाइफ के इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस दिन आपको जो है इंटरेस्ट आएगा, आप इस चीज़ को दोबारा आएंगे पढ़ने कि अरे ये तो बहुत काम की चीज़ है। तो इसीलिए जो है आप इसको पढ़िए, आप इसमें इंटरेस्ट लाइए, आप देखिए इसका यूज कहाँ, फिर उसके बाद देखिए आपको पढ़ने में कितना मज़ा आएगा, इसको पढ़ने का आनंद और बढ़ जाएगा। तो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर। आपको इसी तरह मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।